हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम टू सैंपल जेड टेस्ट देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि जेड टेस्ट होता क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हम इसको एक सैंपल पर लेकर परफॉर्म करेंगे। सो बेसिकली जेड टेस्ट होता क्या है। जेड टेस्ट हम यूज करते हैं ताकि हम ये डिटरमाइन कर सके कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सेट डेटा सेट हमने कंसीडर किया है, जो डेटा हमारे पास है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्रोक्सीमेट टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। दैट वी टेस्ट इन द जेड टेस्ट। एंड ऑल्सो हम इसमें ये भी टेस्ट करते हैं कि जो हमारा सैंपल है, जो दो सैंपल हम कंसीडर कर रहे हैं, उनके मीन अप्रोक्सीमेटली सेम है या नहीं। बेसिकली हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो दो डेटा सेट अवेलेबल है, वो दोनों डेटा सेट सिग्निफिकेंटली लाइक डिफरेंट नहीं होना चाहिए, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम होना चाहिए। हियर हम और भी ये देखेंगे कि हम इसको कब यूज कर सकते हैं। तो जेड टेस्ट हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज ग्रेटर है 30 से, 30 से ग्रेटर है, देन ओनली वी कैन यूज दिस। और और हम इसमें ये भी देखेंगे कि जब हमारे सैंपल्स, जेड टेस्ट के लिए ये जरूरी है कि जो सैंपल्स है वो रैंडमली ड्रॉ किए जाए फ्रॉम द पॉपुलेशन। ऑल्सो हम ये इसमें एक और कंडीशन ये है कि सैंपल जो है, जो हमने रैंडमली ड्रॉ किए हैं पॉपुलेशन के लिए, वो इंडिपेंडेंट हो ईच अदर से। यानी एक सैंपल अगर हमने कलेक्ट किया, वो किसी और दूसरे सैंपल पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए जब हम जेड टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। और जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम लोग डेटा को लार्ज सेट में कंसीडर कर रहे हैं, तो ये जब हम लोग डेटा को लार्ज सेट में कंसीडर करते हैं तो ये अज्यूम किया जाता है कि जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, क्योंकि उसका सैंपल जो हमने एक लार्ज साइज में लिया है। सो हम यहाँ पर इस लैब में हम ये देखेंगे कि हम डेटा को कैसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकें करेंगे, ताकि हमारे पास एक सैंपल 1 हो और एक सैंपल 2 हो। और हम ये देखेंगे कि इस सैंपल का मीन और इस सैंपल का मीन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये हम टू सैंपल जेड टेस्ट में आज परफॉर्म करेंगे। ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए, टू सैंपल जेड टेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। और वो फॉर्मूला ये है कि फर्स्टली उसके एक होल प्रोसेस है। जो पहले उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आता है, तो पहले हमको नल हाइपोथेसिस लिखना होगा और फिर अल्टरनेट। क्योंकि हमारे पास टू सैंपल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो दोनों के मीन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो है हमारा नल हाइपोथेसिस। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसमें हम लिखेंगे कि दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। फिर उसके बाद हमें टेस्ट परफॉर्म करने से पहले ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताना पड़ता है, और जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम इस वैल्यू से, इस फॉर्मूले से जेड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और उस वैल्यू को, जो भी वैल्यू यहाँ पर हमको जेड से आती है, उसके बेसिस पर हम या तो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, या हम उसको रिजेक्ट, हमारे पास इतना एविडेंस नहीं होता है कि हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये बेसिक सब स्टेप्स थी, इंफॉर्मेशन थी जेड टेस्ट के लिए। जब हम लोग उसको एक्चुअल डेटा पे परफॉर्म करेंगे तो हमें इसका क्लियर आइडिया आ जाएगा। तो हम चलते हैं अभी कोड की तरफ और देखते हैं कि इसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। लिख रखा है। इस कोड में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कौन सा डेटा सेट हम यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमने iris.csv डेटा कंसीडर किया है। पहले हमने पांडास लाइब्रेरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पर, और उसके बाद उसको रीड सीएसवी से डीएफ में स्टोर कर लिया है सीएसवी फाइल को। अगर हम इसके कॉलम्स देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब हमने df डॉट हेड से प्रिंट किया तो पहली 5 रो प्रिंट होती है। तो इसमें 6 कॉलम है। एक है आईडी, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ और स्पीशीज। ये ऐसे 6 कॉलम्स है। अब इन 6 कॉलम में हमें, क्योंकि जेड टेस्ट परफॉर्म करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जेड टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम पहले ये आईडी कॉलम को ड्रॉप कर देंगे। क्योंकि ये आईडी कॉलम, जब हम डेटा को, एक्चुअल में हमारे पास एक ही सैंपल डेटा सेट है, तो हम लोग यहाँ पर इसको दो सैंपल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको दो सैंपल में ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि एक टेस्ट सैंपल होगा और एक हो ट्रेन। जिससे हम ट्रेन से हम लोग सैंपल्स देंगे, एक ही सैंपल्स के हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, और वो दो पार्ट में से एक पार्ट ट्रेन का होगा और एक पार्ट टेस्ट का होगा। राइट। सो हम चाहते हैं कि जो दो सैंपल्स हम सेग्रीगेट करें, उसमें अगर सपोज इस पूरे सेट में हमारे पास 3 क्लासेस है, 3 क्लासेस का डेटा है, जैसे कि सेटोसा, वर्जीनिका और वर्सिकलर। अगर हमारे पास 3 स्पीशीज का डेटा है, तो तीनों स्पीशीज के जो इंस्टेंस है वो ट्रेन में भी होने चाहिए, और तीनों स्पीशीज के इंस्टेंस हमारे टेस्ट में भी होने चाहिए। ये हम चाहते हैं कि इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसके लिए हम लोग पहले देखेंगे कि
इसमें कितने स्पीशीज अवेलेबल है। पहले हमने इसमें से आईडी कॉलम ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ये आईडी कॉलम जो है वो कोई भी सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा हमारे कैलकुलेशन में, सो हम इस आईडी कॉलम को ड्रॉप कर लेते हैं। तो हमने इसको ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप मेथड यूज किया है और आईडी कॉलम स्पेसिफाई करके ड्रॉप कर दिया, और फिर हम इसके हेड डीएफ के 5 फर्स्ट रो प्रिंट करेंगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर आईडी कॉलम प्रेजेंट नहीं है। राइट। अब आप यहाँ पर देखोगे कि अगर हमने इसका डिस्क्राइब फंक्शन लिया तो उसके डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड की वैल्यू आपको मिल जाएगी, जैसे काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, 25%, 50% और 75% और मैक्स। इन्फो से आपको ये पता चलेगा कि उसके डेटा टाइप क्या है, जो कॉलम्स हमारे पास डेटा सेट में है उसके डेटा टाइप क्या है। तो आप देखोगे कि इसके फर्स्ट 4 कॉलम जो है वो फ्लोट डेटा टाइप है, और खोल सिर्फ एक ही स्पीशीज कॉलम है जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। ठीक है। फिर इसमें हम देखेंगे कि स्पीशीज में कितनी वैल्यूज ऐसी है जो प्रेजेंट है। तो स्पीशीज कॉलम यानी जो कि हमारा लास्ट कॉलम है, यहाँ पर कितनी कैटेगरी की वैल्यूज अवेलेबल है और कितनी क्लासेस की वैल्यू अवेलेबल है। तो आप देखोगे यहाँ पे 3 ही क्लास की वैल्यू अवेलेबल है, एक है सेटोसा, एक है वर्सिकलर और एक है वर्जीनिका, और हर एक क्लास के लिए 50 रोज अवेलेबल है ना। तो अब आप यहाँ पर अगर मैं इसमें पता करने लगूं कि हाँ इसमें से कितनी वैल्यूज नल है, तो आप देखोगे कि जब हमने इसमें नल फंक्शन यूज किया है तो यहाँ पर आपको सब वैल्यू 0 आई, यानी इसमें एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो नल है। इसमें सारी वैल्यूज में कोई ना, सारे सेल्स में कोई ना कोई वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि इसमें 3 क्लासेस है और हर क्लास के 50-50 रोज है। अगर आप डेटा को फिर से ठीक से देखोगे तो आपको देखेगा कि यहाँ पर फर्स्ट 5 कॉलम सेटोसा है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी डेटा सेट है उसमें जो वैल्यूज है, जो वैल्यूज आपके पास है, तो पहली 50 रोज जो है ना वो सेटोसा की है। ये जो फर्स्ट 50 रोज आपकी अवेलेबल है वो सेटोसा की है। देन सेकंड कैटेगरी हमारे पास है वर्सी कलर, तो सेकंड 50 रोज जो है वो वर्सी कलर की, और थर्ड 50 रोज जो है वो होगी आपकी वर्जीनिका की। सो इस तरीके से पूरे 50-50 क्लासेस है। तो अगर आपने इसको ट्रेन और टेस्ट डेटा सेट में डिवाइड कर दिया, लाइक सपोज अगर आपने 100 पहले 100 रोज अगर आपने ट्रेन में दे दिए और लास्ट के 50 रोज आपने टेस्ट में दे दिए, तो ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि पहले 100 में ये 2 क्लासेस इंक्लूड हो जाएगी, बट जो तीसरी क्लास है वो इंक्लूड नहीं होंगे। तो आप ऐसा हो जाएगा कि आपने ट्रेन किसी और डेटा सेट पे किया और टेस्ट आप किसी और डेटा सेट पे। ये प्रॉब्लम आप डिस्ट्रीब्यूशन में ना करो, इसके लिए हम लोग यहाँ पर जेड टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है। सो हम लोग फिर से देखेंगे कि हम लोग जेड टेस्ट कैसे परफॉर्म कर सकते हैं इसके ऊपर। तो जेड टेस्ट परफॉर्म करने के लिए पहले हमारे पास हम लोग जो हमारे पास टेस्ट डेटा है उसमें टेस्ट और ट्रेन डेटा में दो तरीके की चीजें होती है। आपका जो टेस्ट है या ट्रेन डेटा है, सपोज मैं अगर ट्रेन डेटा कंसीडर करती हूँ, तो आपके ट्रेन डेटा में भी एक एक्स वैल्यू होती है और एक वाई वैल्यू होती है। यहाँ पे जो वाई है ना वो रिप्रेजेंट करता है कि लेबल को, यानी अगर आपने इस क्लास में कोई वैल्यूज दी है तो उसका लेबल क्या है। जैसे कि यहाँ पर लेबल होगा या तो सेटोसा या तो वर्सी कलर या फिर होगा आपका लेबल वर्जीनिका। सो इस तरीके के लेबल होंगे, ऐसा ट्रेन में भी होगा और ऐसा टेस्ट में भी होगा। तो अब क्योंकि आपको चेक करना है कि आपने तीनों क्लासेस इस ट्रेन सेट में भी दी है और तीनों क्लासेस आपने टेस्ट सेट में भी दी है, तो आप ये डिफाइन करोगे कि ये जो y है इसके y का मीन और इसके y के मीन में कोई सिग्निफिकेंट रेफरेंस नहीं होना चाहिए, और यही बनेगा हमारा हाइपोथेसिस। तो इसके लिए हमें इस कॉलम को मीन हम तभी लेंगे जब ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू करंटली नहीं है, यहाँ पर सेटोसा है, वर्सिकलर है और वर्जीनिका है। यहाँ पर भी सेटोसा, वर्जीनिका और वर्सिकलर है। तो हम इसको कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसको लेबल इनकोडर के जरिए न्यूमेरिकल वैल्यू में कंसिडर करेंगे। तो इसके लिए आप एक क्लास sklearn लाइब्रेरी यूज करोगे, उसमें से फंक्शन है लेबल इनकोडर। उसके जरिए आप उस स्पीशीज कॉलम उसको पास करोगे और आपको वो कॉलम इनकोड हो जाएगा। जैसे कि सेटोसा हो गया कन्वर्ट 0 में, वर्सिकलर हो जाएगा 1 में और वर्जीनिका हो जाएगा 2 में। ये इनकोडिंग करेगा वैल्यूज को 0, 1, 2, 3, जितनी भी क्लासेस है वो 0 से स्टार्ट करके n-1 तक इनकोडिंग कर देगा। उसके बाद हम डेटा को क्योंकि दो हिस्सों में स्प्लिट करना है, तो हम लोग यहाँ पर स्प्लिट करने के लिए sklearn का ही एक फंक्शन ट्रेन एंड स्प्लिट फंक्शन यूज करेंगे। ये ट्रेन एंड स्प्लिट फंक्शन रैंडमली डेटा को कलेक्ट करता है और उसको ट्रेन और टेस्ट डेटा में एक्स एंड वाई में डिवाइड कर देता है। लेकिन ये जो डिवीजन होता है वो इस तरीके से करता है कि तीनों तीनों क्लासेस कवर हो, या जितनी भी क्लासेस आपके पास अवेलेबल है सब दोनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो, ट्रेन में भी और टेस्ट में भी। तो इसके लिए हमको पहले एक्स
मैंने आपको बताया था कि उसमें एक्स एंड वाई होता है। वाई जो होता है वो लेबल होता है और रिमेनिंग वैल्यूज जो होती है वो हमारी एक्स में चली जाती है। तो एक्स, हमारे एक्स में क्या क्या वैल्यूज आनी चाहिए, अगर आप डेटा सेट को फिर से एक बार देखोगे तो आपके डेटा सेट में जानी चाहिए सेपल लेंथ, एक्स में जाना चाहिए सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ, और स्पीशीज जो है वो जाना चाहिए वाई में। तो इसके लिए आप एक्स में स्पीशीज को छोड़ के बाकी सब कॉलम एक्स में स्टोर करोगे और वाई में सिर्फ स्पीशीज कॉलम को स्टोर करोगे। अब आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेन और टेस्ट सेट में 75% और 25% में देना। तो इस ट्रेन स्प्लिट फंक्शन में आप 0.25 वैल्यू पास करोगे टेस्ट साइज में, तो ये 75-25% में स्प्लिट हो जाएगा। ये चार वेरिएबल में वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट। इस तरीके से चार वैल्यू में डिवाइड हो गया। अगर आप इसके शेप को प्रिंट करोगे, यानी कितने रोज और कितने कॉलम्स एक्स ट्रेन में गए, तो ट्रे एक्स में चार कॉलम्स जाते हैं, ये चार कॉलम, तो ये चार कॉलम आने चाहिए ट्रेन में। तो एक्स ट्रेन में आपको दिख रहा है कि चार कॉलम्स है, और रोज जो है, क्योंकि हमने 75-25% का क्राइटेरिया यूज किया था, तो 150 रोज है इन टोटल, तो उसमें से 112 रोज जो है वो ट्रेन में चली गई, और जो बाकी 38 रोज है वो टेस्ट सेट में आ गई। क्योंकि ये एक्स है तो दोनों में 4 कॉलम्स हो गए, राइट। अगर अब हम लोग y का देखेंगे तो y में एक ही कॉलम होगा, और रोज जो होगी 112 होगी, और रोज जो होगी सेकेंड टेस्ट में जो रोज होगी वो 38 होगी, और कॉलम ओनली 1 होगा। अब हम ये देखेंगे कि y के टेस्ट में हमने z टेस्ट अभी परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन ये कितना इफेक्टिव है ये देखने के लिए हम देखेंगे कि y टेस्ट में 0 इनकोडिंग की कितनी वैल्यूज है, 2 इनकोडिंग की कितनी वैल्यूज है, और 1 इनकोडिंग की कितनी वैल्यू है। तो हमने वैल्यू काउंट से टेस्ट में जो जो वैल्यूज है 0 1 2 की वो देखा, यानी 0 के लिए, यानी सेटोसा के लिए 14 रोज अवेलेबल है, 2 के लिए 12 है, और 1 के लिए 12 है। तो आप देख सकते हो कि तीनों क्लासेस प्रेजेंट है टेस्ट में, और ऐसे ही ट्रेन में भी तीनों क्लासेस प्रेजेंट है, 2 1 और 0। और उसने ट्राई किया है कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करे तीनों क्लासेस का। हालांकि इक्वली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल है वो तीनों क्लासेस में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम इसमें हाइपोथेसिस डिफाइन करें। तो क्योंकि हम लोग 2 सैंपल जेड टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम लोग हाइपोथेसिस यानी H0 नल हाइपोथेसिस लिखोगे कि दो वहां पर कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है ट्रेन और टेस्ट सेट डेटा के मीन में। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लिखेंगे कि दोनों के टेस्ट और ट्रेन डेटा के मीन में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस अवेलेबल है। इसके बाद हम स्टैट्स मॉडल डॉट स्टैट्स डॉट वेट वेट स्टैट्स में से जेड टेस्ट इंपोर्ट करेंगे फंक्शन को। ये फंक्शन यूज करके हम डायरेक्टली जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और पी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है इस फंक्शन से। सो इस फंक्शन को हम दो, इस फंक्शन में दो वैल्यूज हमको रिटर्न होगी। एक वैल्यू होगी 0.45, ये होती है स्कोर वैल्यू, और सेकेंड वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी पी वैल्यू। ओके, तो पी वैल्यू को हमको अल्फा से कंपेयर करना पड़ता है। नॉर्मली अगर अल्फा आपको दिया नहीं है, दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो आप उसको 5% कंसिडर करते हो, तो वो वैल्यू हो जाती है 0.05। अब हम उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने के लिए, जेड टेस्ट तो आ गया, लेकिन यहाँ पर हमने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया, इसको प्रॉपरली विजुअलाइज करने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे, रिजल्ट फंक्शन। उसमें उस फंक्शन को हम लोग पी पैरामीटर पास करेंगे। और ये पी क्या है? पी एक डिक्शनरी है जो आपने क्रिएट की है। ये डिक्शनरी में हम लोग डिफरेंट की वैल्यू स्टोर करेंगे। डिक्शनरी में क्या स्टोर होता है? की और वैल्यू। इसमें की है वैल्यू 1, और उसमें हम स्टोर कर रहे हैं वाई ट्रेन का मीन। वैल्यू 2 है, उसमें हम स्टोर कर रहे हैं वाई टेस्ट का मीन। उसके बाद स्कोर है जो कि हमें जेड जेड टेस्ट परफॉर्म करने के बाद रिटर्न करेगा, वो स्कोर हम स्कोर की में स्टोर करें। और पी वैल्यू भी हमको जेड टेस्ट से रिटर्न होगी, वो हम लोग यहाँ पर पास करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस जेड टेस्ट में आपने दो सैंपल्स पास किए। एक है ट्रेन का सैंपल जो कि है वाई ट्रेन, और एक है टेस्ट का सैंपल जो कि है वाई टेस्ट। और क्योंकि हम लोग ये टू साइडेड हाइपोथेसिस कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर टू साइडेड अल्टरनेटिव पास करेंगे। अब जब ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, तो ये फंक्शन रिजल्ट फंक्शन को कॉल करेगा। ये रिजल्ट फंक्शन यहाँ पर जाके चेक करेगा कि आपको जो भी पी वैल्यू आई है, जैसे कि यहाँ पर पी वैल्यू आई है 0.64, तो वो चेक करेगा कि 0.64 वैल्यू आपकी 0.05 यानी अल्फा की वैल्यू से कम है या ज्यादा है। अगर ये कम है तो ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर ये ज्यादा है तो ये नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेगा।
तो आपने यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने वैल्यू 1 में जो है मीन दिया है ट्रेन का, वैल्यू 2 में हमने टेस्ट का मीन दिया है, स्कोर में जो जेड टेस्ट से स्कोर कैलकुलेट होता है वो है, और पी वैल्यू जो जेड टेस्ट से आपको रिटर्न होती है। और इस बेसिस पे आपने इसको 0.05 से कंपेयर किया है जो कि अल्फा की वैल्यू थी, और उससे आपने ये डिस्क्राइब किया है कि आपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया। क्योंकि ये वैल्यू 0.05 से ग्रेटर है तो हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया।